हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, कल ही आपका आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम हुआ है। काफ़ी टाइम बाद ये एग्ज़ाम पेपर हुआ। देखिए, आपको बताइए कि 2016 दिसंबर लास्ट में इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था और एटलीस्ट 10 जनवरी 2021 को आप लोगों का एग्ज़ाम इसका हो गया है। एग्ज़ाम का लेवल कैसा था? देखिए, एग्ज़ाम का लेवल था मॉडरेट टू ईजी। इस एग्ज़ाम पेपर को हम मॉडरेट टू ईजी कहेंगे क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी प्रश्न आप लोगों को उत्तराखंड के जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं आज तक उनमें मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जो कॉमन बुक्स थी हमारी उत्तराखंड की परीक्षावाणी और साथ ही हिंदी की ल्यूसेंट और जीके की ल्यूसेंट, पूरा पेपर आपको इन 3 किताबों से देखने को मिल जाएगा। तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू इजी कहेंगे। जो लोग 2016 में जिन्होंने फॉर्म भरा, जिनकी तैयारी नॉर्मल सी है, तो उनके लिए पेपर काफ़ी अच्छा था। इसकी आंसर की के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर इसकी आंसर की आप बना दीजिए, तो उसी की आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों का ये पेपर था तो आप आंसर की मैच कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ये पेपर नहीं था तो आप लोग इसे एज ए प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, आप लोग अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को निश्चित ही यहाँ से पूरा पेपर मिल गया होगा। साथ ही जो भी लोग हमारे उत्तराखंड के और हिंदी के कोर्स से जुड़े हैं, उनको 60 ही के 60 में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हमने आपको ना कराया हो, भले ही वो उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स की बात हो या फिर हिंदी के ऑनलाइन कोर्स की बात हो। जितना भी आप लोगों का अभी तक सिलेबस हो गया है, पूरा पेपर आपको वहीं से मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये पेपर काफ़ी ईजी लेवल का था। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले पेपर भी इसी लेवल के बनेंगे। आने वाले पेपरों का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से आयोग पुराने पेपर बनाता था उसी प्रकार से रहेगा। इस पेपर का जो पैटर्न है उसे थोड़ा सा हल्का इसलिए रखा गया था क्योंकि ये भर्ती थोड़ा सा पुरानी थी, 2016 की भर्ती है। साथ ही इसमें फिजिकल पैरामीटर्स भी थे और काफ़ी लंबे समय बाद इसका एग्जाम पेपर हुआ। इस कारण से इसका पेपर थोड़ा सा, जो इसका लेवल था, पुराने कैंडिडेटों के अकॉर्डिंग 2016 के हिसाब से ही रखा गया था, जो कि मॉडरेट टू ईजी आप कह सकते हैं। तो चलिए इसके सॉल्व पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे हमारे आबकारी परिवर्तन सिपाही में और आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं। साथ ही आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि तुरंत सोचकर निर्णय करने वाला क्या कहलाता है? निर्णय लेने वाला कहलाता है क्या? प्रत्युन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों तृष्णा, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि द्विज, युगावतार और शिष्टाचार आपके क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला आपका तीसरा प्रश्न है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या नहीं है? देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो जो द्रग है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अभ्र, व्योम और अनंत ये तो आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, निम्न में से ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? ठीक है, तो ध्यानपूर्वक शब्द दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। पांचवा प्रश्न है, कैंची शब्द क्या है? तो कैंची शब्द होगा दोस्तों तुर्की। दोस्तों इसमें आप अभी इनके आंसर की के बारे में बात कर रहे हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको आप कभी बाद में दूंगा, आप अपने आंसर की इससे मैच कर सकते हैं। कैंची शब्द तुर्की शब्द होगा। अगला है कि दारुण शब्द का अर्थ क्या होता है? कि दारुण शब्द का अर्थ होता है दोस्तों क्या? भयंकर। दारुण बोले तो भयंकर। ठीक है। अगला है, अन्वयी शब्द का संधि विग्रह क्या है? तो अनुधन ऐ अन्वयी, अनुधन ऐ अन्वयी, यण संधि है इसमें। ठीक है। अगला है क्वेश्चन आठवां कि भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, भी प्रत्यय की डेफिनेशन पूछ दी। जो अंत में जुड़कर, वो प्रत्यय जो प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो हो गया क्या? उपसर्ग। काफी बेसिक सा ये क्वेश्चन था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है नवा कि विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब से हुई थी? तो विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत सन 1957 से की गई थी। ये आपका जो जनसंचार वाला टॉपिक है उसका प्रश्न है। 10वां प्रश्न नॉर्मल है। देखिए कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में इनका जन्म हुआ था। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 11वां आपका प्रश्न है, निम्न में से आलोक शब्द का विलोम क्या होता है? तो आलोक शब्द का विलोम है अंधकार। आलोक यानी कि प्रकाश, और उसका हो जाएगा क्या? विलोम अंधकार। अगला है, उड़ती चिड़ियां पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो उड़ती चिड़ियां पहचानना मुहावरे का अर्थ है बहुत ज्ञानी होना। ठीक है, क्या? बहुत ज्ञानी होना। अब इसमें काफी थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों कि रहस्य की बात जानना भी एक हिसाब से कह सकते हैं। आप कहते नहीं है कि वो उड़ती चिड़िया पहचान गया। उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ वैसे वास्तविक अर्थ होता है क्या? बहुत ज्ञानी होना, बहुत ज्ञानी अर्थ होना ही इसका अर्थ होगा। लेकिन रहस्य की बात जानना हो सकता था, लेकिन ये रहस्य की बात जानना तब होता जब ये प्रश्न होता उड़ती चिड़िया के पैर पहचानना। जैसे कहते हैं ना, उड़ती चिड़िया के पैर पहचानता है आदमी, यानी कि इसको सब रहस्य की बातें बताए। लेकिन अगर उड़ती चिड़िया पहचानना है तो यानी कि है क्या? वो ज्ञानी आदमी की ये चिड़िया कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, इस हिसाब से। ठीक है। अगला हमारा 13वां प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए किताब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि रामायण, दिल्ली, यमुना ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आपको संज्ञा के बारे में पता ही होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला है 14वां प्रश्न, अनुशासन शब्द, अनुशासन, अनुदन शासन, अनुशासन क्या है? यौगिक शब्द है, एक बेसिक सा प्रश्न है। अगला देखिए दोस्तों, दाजू रचना किसकी है? तो दाजू रचना है किसकी? शेखर जोशी जी की। देखिए दोस्तों, यहां से आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प ये मिलेगी
कि अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का जो आयोग ने सिलेबस दिया था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली दोस्तों वहां पर आपको व्यक्तित्व वाले टॉपिक नहीं दिए गए थे, जबकि आयोग ने 2 प्रश्न व्यक्तित्व से पूछे हुए हैं। तो अगर आप लोग इसमें ऑब्जेक्शन डालना चाह रहे हैं, अगर आपके प्रश्न गलत हैं, तो वहां पर आप ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। अब बाकी आयोग माने या ना माने, ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस ही है। एक हिसाब से शेखर जोशी जी और जो महादेवी वर्मा है, ये इन्होंने हिंदी के टॉपिक्स में दिए हैं, जबकि ये टॉपिक जनरल सिलेबस में आपके थे। जबकि आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें आपका साहित्य वाला पोर्शन नहीं दिया गया था। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, अगर आपका ये प्रश्न गलत हुआ है तो, कि आपका आयोग इनको चेंज कर दे। लेकिन ये प्रश्न तो सरल है दोस्तों। देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में, सरल है। दाजू रचना किसकी है? शेखर जोशी की। शेखर जोशी जी उत्तराखंड के एक टॉपिक भी रहे हैं, तो उत्तराखंड से रिलेटेड प्रश्न भी आप इसको मान सकते हैं। अगला हमारा 16वां प्रश्न है, वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह क्या है? तो बताइए आपको वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा आपका, ठीक है। अगला 17वां प्रश्न है कि चमाचम शब्द क्या है? चमाचम, चमाचम तो आप ऐसे भी अनुमान भी लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए, चमाचम ये तत्सम तद्भव तो होगा नहीं, तत्सम संस्कृत के, तद्भव उसका परिवर्तित रूप। अब देखिए, आगत चमाचम कहीं से आएगा? आप ये बताइए, क्या फ्रांस, तुर्की, ये अंग्रेजी अंग्रेजी कहीं से आएगा? नहीं आएगा। चमाचम क्या है? देशज शब्द। चमाचम, झमाझम, ये सब क्या है? देशज शब्द होते हैं, ठीक है। अगला क्या है? 18वां प्रश्न, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। देखिए, साफ वाक्य पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये क्या है? हमारा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है 19वां प्रश्न है दोस्तों, कि हिंदी को राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ था? तो 1950 में हिंदी को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब इसमें भी काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि यार सर 14 सितंबर 1949 होना चाहिए, इस दिन हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, लेकिन राजभाषा होने का गौरव उसे प्राप्त हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान बना था, उसी दिन उसको राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20वां हमारा प्रश्न है, मोहन ने केला और संतरा खाया। यह वाक्य कैसा है? विधिवाचक एक वाक्य है, विधिवाचक। मोहन ने केला और संतरा खाया। 21वां प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रश्न दोस्तों काफी मॉडरेट लेवल के, काफी इजी लेवल के थे। हिंदी का भी यही लेवल था। 21वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है? वर्ष 2015 को पर्यटक वर्ष के रूप में घोषित किया है। मैं आपको अपनी सारी वीडियो, जो बहुत सारी वीडियो में ये प्रश्न बता चुका हूँ। 22वां प्रश्न है कि निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? केदारनाथ पशु विहार। और मेरी आप अगर आप यूट्यूब की आप सारी वीडियो भी देख लेंगे ना, तो आपको ये 40 के 40 प्रश्न उत्तराखंड के जो आए हुए हैं हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी यूट्यूब में ही दोस्तों। और आप लोग अगर सारे ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट देखिए, जो भी मैं आपको विस्तार रूप से उसकी व्याख्या बताता हूँ, हमारी वीडियो वाली सीरीज चल रही है, मैराथन क्लास चल रही है, वहाँ से मैराथन क्लास से ही आपको इस वीडियो में 8 से 9 प्रश्नों के आंसर देखने को मिल जाएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव अदर पार्ट जो अभी हमने वीडियो वाली सीरीज चालू करी है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, इस पेपर को मिला के देख लीजिएगा, 10 प्रश्न आपको वो 20 पार्टों से ही देखने को मिल जाएंगे। तो पेपर काफी इजी आ रहे हैं, बस आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो क्षेत्रफल की सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? केदारनाथ पशु विहार है। अगला है 23वां, कि उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। सभी को पता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय से, 70 + 1 71, एक कहां से होता है? एंग्लो इंडियन समुदाय से होता है। अगला क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो यह है कि बच्चे बच्चे को पता होता है, ठीक है। अगला क्या है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ठीक है, तो ये 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला है कॉमेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? कॉमेट शिखर चमोली 7756 मीटर, इंपोर्टेंट है, ठीक है। 27वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो उत्तरकाशी में, ठीक है। और बाकी जो हमारी नई रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहां पर है? उत्तरकाशी में ही है। अगला हमारा 28वां प्रश्न है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? ठीक है, किसने आरंभ कर थी? तो देखिए, आप आबकारी का पेपर है तो आबकारी तो पूछा ही जाना था, ठीक है। किसने? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार कराया भी है आपको, ठीक है। अगला है 29वां प्रश्न, थोड़ा सा ये मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहूंगा कि उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से किया गया था? और यह प्रश्न दोस्तों अमर उजाला से डायरेक्टली पूछा गया था। अमर उजाला का करंट अफेयर हुआ करता था ये। अभी हाल ही में अमर उजाला के अखबार में भी इसका जिक्र आया था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कुछ एक दो जो पहलू जोड़े गए थे, उसी टाइम पे आया था कि 2014 में हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान से नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नमामि गंगे कार्यक्रम ऋषिकुल मैदान से। ये प्रश्न आपको ये कहेंगे कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न था इस पेपर के लिहाज से, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान, हंसा दनाई क्या जानी जाती है? तो बेलमती चौहान और हंसा दनाई, अगर आप लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास पढ़ा होगा तो वहां पर आपको सभी चीजें इनके बारे में पता होंगी कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में जानी जाती थी। अगला प्रश्न है कि जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? वो है 82.14%। थोड़ा सा आंकड़ों वाला प्रश्न था, ध्यान रखना था। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? ये प्रश्न तो आप बच्चों को पता होता है, 260.5 मीटर है। कितनी बार न जाने, मैंने खुद ही बता रखा है आपको। गोरखाओं ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब किया? 1791। ये प्रश्न भी आपको न जाने कितनी बार बता रखा है कि बाद में इसमें लंगूरगढ़ की संधि होती है, लंगूरगढ़ का आक्रमण इसे कहा जाता है, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। बेसिक सा प्रश्न है, सभी को बताइए रहता है, ठीक है, और पहले भी आ चुका है एग्जाम में। अगला है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 में। यह प्रश्न भी सभी लोगों को बताया लगभग, ठीक है, क्योंकि बेसिक सा प्रश्न है। अगला है राजाजी नेशनल पार्क, देखिए सभी को बताया राजाजी नेशनल पार्क के बारे में 1983 में, अभी हाल ही में मेरे द्वारा भी काफी बार आपको ये चीजें बताई गई हैं।
भारत का पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अगला है 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो होगा किसके लिए 1996 के लिए। अब देखिए ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको रीजनिंग के पहलू से ना करके वैसे भी करते कि देखिए 1991 में क्या होगा, एक बढ़ेगा, 7 के बाद में क्या होता है, रिपीट होता है ना, 7 के बाद में रिपीट होता है, ठीक है। तो 91 में 1, 92 में 2, 93 में 3, 94 में 4, 95 में 5। अब देखिए उसके बाद में 96 आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा, तो उसमें आप 2 जोड़ देंगे 7, यानी कि 96 में आपका क्या होगा, वही कैलेंडर होगा जो 1990 के लिए होगा, क्योंकि प्रत्येक 7 साल बाद क्या होता है, कैलेंडर रिपीट होता है। आप लोगों को बताइएगा प्रत्येक 7 साल के बाद में कैलेंडर रिपीट होता है, तो 1996 के लिए हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। 38वां प्रश्न है, इजी है। स्कंद पुराण के नंदकानन किस बुग्याल का नाम देखिए। नंदकानन फूलों की घाटी में कितनी बार न जाने आपको बता रखा है मैंने खुद ही अपने वीडियो में, जब मैं आपको प्रश्न बताता हूँ फूलों की घाटी से संबंधित, वहां पर बताता हूँ कि इसे क्या क्या नंदकानन कहा गया है स्कंद पुराण में, ठीक है। अगला देखिए 39वां प्रश्न है, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन देखिए, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 368 में है, ठीक है। अगला देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, ये भी काफी सरल सा क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बतानी थी। देखिए दोस्तों बिल्कुल ईजी है, ABCXYZ, ठीक है। यहाँ पर देखिए DEF, यानी कि ऊपर से नीचे को जाएगा तो आप एक अल्फाबेट बढ़ा दीजिएगा, नीचे से ऊपर को जाएंगे तो एक अल्फाबेट बढ़ा दीजिएगा। देखिए ऊपर से नीचे को आ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे ABC, ठीक है। ऐसे ही देखिए लास्ट वाले में आप ये बनाइए GHI, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा H, ठीक है, बीच में H आ जाएगा। एक मिनट, हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न देखिए, ABC जैसे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा GHI, तो बीच में आ जाएगा H। ऐसे यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर को हो रहा है ना XYZ UVW, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RST, तो H ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, क्या ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है दूनागिरी ग्लेशियर। देखिए दूनागिरी ग्लेशियर में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, चमोली में दूनागिरी ग्लेशियर है, दूनागिरी मंदिर है अल्मोड़ा द्वाराहाट में, ठीक है। अगला प्रश्न 42वां, नाबार्ड की स्थापना। देखिए सभी को बताया कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता ही रहता है इसका आंसर। अगला 43वां प्रश्न है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री सहित अधिकतम देखिए दोस्तों 12 मंत्री हो सकते हैं, 10 परमानेंट रहते हैं और 2 राज्य मंत्री रहते हैं, तो 12 हो सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको 11 भी देखने को मिल जाएंगे वर्तमान में, ठीक है। और ये प्रश्न भी मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। अगला देखिए ये प्रश्न, श्रृंखला को आपको पहचानना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये भी देखिए काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए H में 4 जोड़ेंगे आप, HGHIJKL, ठीक है। फिर L में 4 जोड़ेंगे, LMNOP, फिर P में 4 जोड़ेंगे, QRST, QRST 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये T आ जाएगा। ऐसे ही आप F में 4 जोड़ेंगे, J हो जाएगा, J में 4 जोड़ेंगे, N हो जाएगा, N में 4 जोड़ेंगे दोस्तों R हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऐसे ही C में 4, CDEFG, ठीक है। फिर HIJK, ठीक है, यानी कि 3-3 का गैपिंग आ रही है, सॉरी 4-4 नहीं, 3-3 की गैपिंग आ रही है। H के बाद में जैसे L आ रहा है, HGHIIJK, IJK 3 आए, फिर L आया, फिर L के बाद में 3 आएंगे, MNO, फिर आएगा P के बाद में फिर 3 आएगा क्या, QRS, उसके बाद में आएगा T, QRST। और ऑप्शन देखिए T यही है, तो आपको ऐसे करके आप नॉर्मली कर लेंगे। ऐसे ही F के 3 गैप के बाद में J आता है, J के 3 गैप के बाद में N आता है, N के 3 गैप के बाद में क्या आता है, NOPQR, फिर R आता है, फिर R, ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम नाभिक ग्लेशियर से होता है। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। देखिए एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता कौन रहे, लक्ष्य सेन रहे हैं, और ये करंट अफेयर में भी आपको कराया गया है प्रश्न काफी बार। एशियन जूनियर बैडमिंटन, लक्ष्य सेन, अल्मोड़ा से इनका संबंध माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जूते के बने हुए साक्ष्य प्राप्त हुए, जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगन से, आप सभी लोगों को पता हुआ है। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी। विवादात्मक प्रश्न है, काफी सारे लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में 1916 आना चाहिए। काफी सारे उत्तराखंड के मैंने ऐसे भी विद्वान देखे हैं जो 1916 पढ़ाते हैं। अरे कैसे हो जाएगा 1916, उत्तराखंड में होम रूल लीग पहले बन गई थी, जो रिसोला भारत के संदर्भ में बनी होगी, पहले ही बना दी थी उत्तराखंड वालों ने, एडवांस में चलते थे ना, तो 1914 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। राइट आंसर यही है। मैंने फेसबुक में भी काफी सारे प्रश्न पूछा, काफी सारे विद्वान है उत्तराखंड के 1916 बताते हैं वो, कि 1916 होना चाहिए, 1916 होना चाहिए। अरे कैसे हो जाएगा 1916, जरूरी थोड़ा कि भारत को देख के ही उत्तराखंड में सारी चीजें शुरू की जाए। राज्य आंदोलन के इतिहास में भी आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है 49वां, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए ऋग्वेद में मिलता है। ये तो बच्चों वाला प्रश्न था यार, परीक्षा वाणी में खोलेंगे ना पहले ही पेज में मिल जाएगा, तीसरे लेसन के। अगला प्रश्न 50वां देखिए, ये प्रश्न आयोग ने थोड़ा घुमाया था, इसमें बद्रीनाथ मंदिर आयोग ने ऐड कर दिया। प्रश्न क्या देखिए कि बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण में किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी। अगर आपके पास में नॉर्मल कॉमन सेंस है, कत्यूरी शासक लिखा गया है, तो सोमचंद और ज्ञानचंद तो ऐसे रिलेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ज्ञानचंद और सोमचंद क्या थे, ये दोनों दोस्तों चंद्र राजवंश से संबंधित थे। अब बात आई ललित सूर्यदेव और बसंत देव। अब देखिए, अब इन दोनों में से आपको समझ में आना चाहिए था कि बसंत देव तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसे कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। अब कत्यूरी राजवंश के संस्थापक ने सीधे थोड़ा भूमि दान में दे दी होगी, तो आंसर क्या था इसका, ललित सूर्यदेव था। ये आप ऐसे अनुमान से भी कर सकते हैं अगर आपका बेसिक कॉमन लेवल है। वरना देखिए दोस्तों, अगर आप किताबों में ये प्रश्न पढ़ेंगे ना, किताबों में इस प्रश्न को ऐसे दिया गया है कि मतलब ऐसा पॉइंट लिखा गया डायरेक्टली कि ललित सूर्यदेव ने विष्णु मंदिर हेतु भूमि दान दी थी।
अब देखिए उसने खाली विष्णु मंदिर हेतु लिखा गया है, ये नहीं लिखा गया कि बद्रीनाथ मंदिर हेतु दी थी, लेकिन आयोगनर एग्जामिनर ने क्या कहा, घुमा दिया, उसने बद्रीनाथ मंदिर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये इसका एक इश्यू था, आंसर हो जाएगा ललित सूर्यदेव। झिलमिल ताल बच्चों वाला प्रश्न है, चंपावत सभी को बताया भाई, झिलमिल ताल श्यामला ताल चंपावत में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, जो ये बाहर जो आपको रेडियस के बाहर में ही दे रखे हैं, इन सभी चीजों को ऐड करना है, उसके बाद में उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे 2 का स्क्वायर 2 धन 3 कितना हो गया, 3 2 5 5 4 9, और 9 और 5 कितना होता है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा 196। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 6 3 9 2 11 और 7 18। ठीक है, 18 का आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 324। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप इनको जोड़िए, देखिए 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 22, 22 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 22 22 484, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न, ये भी काफी ईजी है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, जो इसकी माता है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पुत्र के रूप में संबंधित है। आप इसका ग्राफ बना के देख लीजिएगा, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है रिलेशन का। ठीक है, रीजनिंग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप, अब देखिए परमानेंटली डाटा सिक्योर करने के लिए सभी को पता रहता है कि क्या सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न 55वां, नंदा देवी मंदिर के निकट ताल, देखिए बेनीताल काफी बार कराया गया ऐसे, या नंदा देवी मंदिर के पास में स्थित है क्या, बेनीताल, 55 का सी। अगला प्रश्न है कि पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये है करंट अफेयर तो नहीं, वैसे क्वेश्चन था, सुंदरी नंदा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57वां कि सिमलीपाल जीव मंडल निचई किस राज्य में स्थित है, तो सिमलीपाल जीव मंडल निचई ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, सिमलीपाल जीव मंडल निचई किस राज्य में स्थित है, तो सिमलीपाल जीव मंडल निचई उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या नंबर आएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, 11 9 89, 11 नंबर 99, 99 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 89। ठीक है, ऐसे 13.130, 130 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 120। ऐसे 12 12 144, 144 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 134। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में इसमें से 10 माइनस कर देना है, तो 12 12 12 इंटू 12 144, 144 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 134। अगला 59 प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है, तो कैश मेमोरी, ये सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है कैश मेमोरी। ठीक है, बी। अगला प्रश्न है कि मेघदूतम का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया था, दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा ना विवादास्पद आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो मेघदूतम का कुमाऊनी अनुवाद दिया जाता है क्या, लक्ष्मीदत्त जोशी। मैंने जब आपको ये प्रश्न करवा रखा है तो मैंने भी आपको लक्ष्मीदत्त जोशी करवा रखा है इसका आंसर। ठीक है, आप में से काफी सारे लोगों का ही कहना था कि लक्ष्मीदत्त जोशी आपने कराया है सर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आप देखिए लक्ष्मीदत्त जोशी ऑप्शन में दिया नहीं, तो आप लोगों को पता था कि लक्ष्मीदत्त जोशी है, तो हो सकता है कि किसी किताब में इसका नाम लीलाधर जोशी लिखा गया हो, तो आप इसका ऑब्जेक्शन भी भेज सकते हैं, और वरना आयोग इसका आंसर मेरे ख्याल से लीलाधर जोशी देगा, शायद देगा। वैसे लक्ष्मीदत्त जोशी इसका राइट आंसर है, आपको उत्तराखंड की सारी किताबों में आंसर मिल जाएगा कि मेघदूतम का कुमाऊनी अनुवाद, अभिज्ञान शाकुंतलम का कुमाऊनी अनुवाद लक्ष्मीदत्त जोशी के द्वारा कराया गया था, ये वाला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला हमारा 62वां प्रश्न है, निम्न में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन सन 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा करी है। ठीक है, होप मिशन को 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा करी, तो ये की है संयुक्त अरब अमीरात ने, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित है, देखिए अस्पृश्यता निवारण बिल्कुल संबंधित है, सांप्रदायिकता एकता, महिलाओं की दशा सुधार, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 64वां प्रश्न है बेसिक सा, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना 2011 में हुई थी। ठीक है, 2011 में ही फुटबॉल को उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल भी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है 65वां कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। आपको ये प्रश्न आप थोड़ा सा देहरादून मसूरी इधर के आसपास से भी रिलेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सिलेट चट्टाने चूना पत्थर की चट्टाने माई जाती है, सीमेंट बनाने में उनका योगदान होता है। अगर आपने उत्तराखंड का खनिज संसाधन वाला लेसन पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको इसके क्लू मिल जाएंगे। अगला है देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना, उदयन लिखा गया, उदयन होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि रेड को 6720 से कोड किया जाता है तो ग्रीन को किससे कोडित किया जाएगा। देखिए दोस्तों सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, रेड RED रेड को। ठीक है, अब देखिए RED थोड़ा सा एग्जामिनर ने क्या किया सीक्वेंस, देखिए डी क्या होता है 4, डी 4 होता है ना, 4 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ऐसे ई क्या होता है 5, 5 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, आर का कोड क्या होता है, आर होता है 18 यानी कि 18, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं ना, ABCDEFGH ऐसे करके पढ़ते हैं ना, तो ऐसे सीक्वेंस बनता है। आर कितना होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे हो जाएगा क्या 20। तो एग्जामिनर ने क्या किया कि इसका सीक्वेंस उल्टा कर दिया, देखिए डी सबसे लास्ट में, तो डी को इसने 6 को सबसे पहले लिख दिया, फिर ई उसके बाद में, तो ई के बाद में इसने
ई का 7 उसने इसके बाद में लिख दिया, फिर आर सबसे पहले था तो आर का जो लास्ट में इसने लिख दिया 6720। ये 6720 हो गया। तो ग्रीन को कैसे कोडिट किया जाएगा, यही प्रश्न पूछा गया। तो ग्रीन को किया जाएगा कि कैसे दोस्तों, 1677209 करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ग्रीन को कितना होता है, जी का नंबर जितना होता है, आर का नंबर जितना होता है, ई का नंबर कितना होता है, ई का नंबर कितना होता है, एन का नंबर कितना होता है। उसके बाद में आपको इन सभी नंबर्स में जोड़ देना है क्या, दो दो जोड़ देना, दो जोड़ देना, दो जोड़ देना, फिर उल्टा करके आपको पहले करके लिख लेना है। आपका आंसर ये डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे कि n14 होता है ना, n14 होता है, n में आप दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16, तो 16 से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। ऐसे भी आपसे कर सकते हैं, 20 का आंसर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 68वां कि वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये तो प्रश्न आप लोगों को पता ही होगा, देहरादून है। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर का फायरवॉल उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा वाले में डायरेक्टली दिया गया है कि बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है, कितने, 3 विभागों में या 3 गर्भगृह में इसे विभाजित किया गया है। शायद सिंहद्वार, मंडल और एक गर्भगृह, 3 ये पार्टों में से विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है काठगोदाम। देखिए तो सभी को बताया काठगोदाम कौन सी नदी के तट पर स्थित है, कोला नदी के तट पर। काफी बार बताया गया काठगोदाम, रानी बाग, ये सब कुछ। हल्द्वानी को भी कोला के तट पर माना जाता है। ठीक है, अब उत्तराखंड की कुछ किताबें हैं, उसमें वो छोटी छोटी सहायक नदियाँ दे दी गई हैं। फिर लोग मैसेज करते हैं कि सर गोला है, ये है, वो है। नॉर्मल पढ़िए, बेसिक सा, ज़्यादा डीप भी नहीं आता पेपर में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गोला इसका आंसर होगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। सभी को बताया भाई 27 मार्च 2016 ईस्वी को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। काफी बार पहले भी बताया गया है, करंट अफेयर में भी आपको बताया गया है। अगला प्रश्न है कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी। तो पल्लव वंश की राजधानी थी क्या, कांचीपुरम। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मसूरी कांड सुमेलित नहीं है, ये 3 सितंबर को नहीं हुआ था। बाकी खटीमा कांड सही है और रामपुर तिराह कांड सही है। अगला प्रश्न है 75वां कि मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। ये तो लिपुलेख दर्रा तो न जाने कितनी बार बताया गया है। लिपुलेख दर्रे में क्या क्या हो गया था, मानसरोवर यात्रा के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी, प्रतिमा वेदी की मृत्यु हुई थी, मालपा का भूस्खलन आया था, क्या क्या चीज़ें, सभी चीज़ें बताई गई है। लिपुलेख दर्रा होता है, कहाँ पे है, क्या है, बहुत सारी किताबों में दिया गया है। भारत, सॉरी, चमोली और चीन के बीच में बहुत सारी किताबों में दिया गया है। पिथौरागढ़ और चीन के बीच में एक्चुअली कहाँ पर है, ये सभी चीज़ें, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एक्चुअलिटी में ये पिथौरागढ़ और चीन के बीच में पड़ता है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, और जब मैंने आपको यात्रा के बारे में बताया था ना, मानसरोवर यात्रा, उसमें भी आपको इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की थी। देखिए करंट अफेयर दोस्तों, लेकिन पुराना, देखिए 2018 का करंट अफेयर पूछ दिया गया तो होगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन 2018 में लॉन्च की थी। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। देखिए सुनामी शब्द दोस्तों जापानी भाषा से संबंधित है। ये हिंदी का भी प्रश्न है और जीके में भी इसने कंसीडर कर लिया है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, 79वां करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2017 का कि निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया था। तो ऋषिकेश को दोस्तों महानगर घोषित नहीं किया गया था। ये तो आप अनुमान से भी कर सकते थे यार, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, तीनों मेन सिटीज हैं तो इनको महानगर घोषित कर दिया गया। ऋषिकेश क्या थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया तो नहीं है दोस्तों, पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण एरिया है, लेकिन महानगर के लायक ये नहीं था, तो ये ऑप्शन से भी हो जाता। ऐसे प्रश्न ना अगर आप दिमाग खुला करके भी एग्जाम में करते हैं, तुक्का भी मारते हैं ना, तब भी सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये जो प्रश्न है ये भी डायरेक्टली करंट अफेयर का प्रश्न था, न्यूज़पेपर्स में आता रहता है इस प्रकार के। अब देखिए, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है। तो भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य है उत्तराखंड। काफी बार बताया गया है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड जहाँ से शुरू होती है ना, यहीं से शुरू होती है कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे। देखिए 6वें राज्यपाल थे कृष्णकांत पॉल। ये थोड़ा सा आयोग ने कंक्लूजन क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा के पॉल। अभी आपको बताइए 7वें कौन सी है, बेबी रानी मौर्य जी हैं। जब मैंने आपको करंट अफेयर में करा रखा है तो करंट अफेयर की वीडियो आप देखिए, उत्तराखंड में कौन क्या, वहां पर 2 प्रश्न आपको इस पेपर से मिल जाएंगे। एक कि सर्वाधिक संख्या कितनी है यहाँ पे मंत्रियों की, दूसरा प्रश्न कि ये बेबी रानी मौर्य वाला। अब बेबी रानी मौर्य मैंने आपको कराया कि 7वीं है, बेबी रानी मौर्य से पहले कौन था, के पॉल। तो आपको सामान्य सी बात है, कौन सी थी, छठे थे। तो ये थोड़ा सा ना बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो कि अब देखिए, तभी मैं आप लोगों से हमेशा से कहता हूं कि दोस्तों रट्टा मार के पेपर में मत जाइए, क्योंकि पेपर आपको कॉन्सेप्चुअल बेस पे पूछता है। बहुत सारे लोगों ने क्या कहा ना कि मैं काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे ऐसे ऐसे लड़के हैं कि उनको बेसिक कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके प्रश्न इस लेवल के रहते हैं कि वो कभी एग्जाम में ही नहीं आने के। वो दिन भर ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल नए नए प्रश्न। जबकि कल जब आबकारी का पेपर हुआ, मैंने उन लोगों के कमेंट्स पढ़े तो वो ये बेसिक से क्वेश्चन सारे गलत करके आ रखे हैं। तो ये फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के भरोसे आप ना रहें, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। नॉर्मल से प्रश्न पढ़िए, बेसिक से प्रश्न पढ़िए, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जो किताबों में है उतना पढ़िए, उतना सफिशियंट है, क्योंकि आयोग भी किताबों से ही प्रश्न बनाता है। अपने मन से आयोग कभी भी प्रश्न नहीं बनाता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों से डिमोटिवेट मत हुआ करिए कि यार ये प्रश्न है, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ऐसे ऐसे प्रश्न चलते हैं वो कभी एग्जाम में नहीं आते, कभी नहीं आते हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का पढ़िए, अच्छा पढ़िए, किताबों से पढ़िए। जो मेन मेन किताब है हमारे 4-5 उत्तराखंड की, उनसे पढ़िए, वो आपको देखने को मिल जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये 82वां प्रश्न है कि कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। देखिए इस प्रश्न में ना दोस्तों मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा बागेश्वर मेले के साथ में, और आई थिंक इसका आंसर बागेश्वर ही होगा, क्योंकि बागेश्वर जो एक कत्यूरी जो वो बागेश्वर मेला है ना, ये बहुत पुराना मेला है। देखिए अल्मोड़ा मेला तो उतना फेमस है नहीं, नंदा देवी मेला है, ठीक है, चंदू के बाद से इसकी शुरुआत हुई है। कौसानी मेला, कौसानी में तो उतना कोई फेमस मेला लगता है नहीं। धारचूला मेला हो सकता था, धारचूला मेला भी दोस्तों उतना फेमस हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तरायणी कौतिक मेले के बारे में अगर हम बात आती है, अगर हम उत्तराखंड की पुरानी किताबें उठा के देखें, तो जब दोस्तों राजूला मालूसाही वाली जो कहानी है कि उनकी मुलाकात कहाँ से हुई थी, ये सब कुछ, तो वो वहां पर भी उत्तरायणी कौतिक मेले का नाम आता है। चीन भारत व्यापार के समय भी उत्तरायणी कौतिक मेले का नाम आता है। तो इसके आंसर के साथ में जाऊंगा बागेश्वर मेले के साथ में। जब आप दोस्तों एक दो मंडियां थी बागेश्वर में, जो गरुड़ व्यापारिक केंद्र हुआ करता था सबसे पहले। और बागेश्वर के बारे में तो ये भी कहा गया है एक इतिहासकार के द्वारा कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या अगर आपको शादियां करनी है तो आप बागेश्वर उत्तरायणी कौतिक मेले में चले जाओ, वहां पे आप लड़की ढूंढ के शादी करके आ सकते हैं। इस टाइप से बिल्कुल कथाएं थी। तो मैं तो बी के साथ में जाना चाहूंगा, बाकी आयोग क्या आंसर देता है ये देखने वाली बात रहेगी। या तो इसका बी होगा या डी होगा, और ज़्यादा चांसेज हैं बी होने के। ऑब्जेक्शन आप भेज सकते हैं बिल्कुल, मैं आपको एविडेंस दूंगा बागेश्वर मेले के, बहुत सारे एविडेंस है। अगला है, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है कौन से राज्य से? तो उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उड़ीसा उसमें नहीं है। अगला है दोस्तों कि गंगनानी तप्तकुंड कहाँ स्थित है? गंगनानी तप्तकुंड, तो ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अभी मैंने हाल ही में एक कुंड की पर्सनल वीडियो दी थी, वहां पे भी मैंने आपको बताया था गंगनानी तप्तकुंड कहाँ है, उत्तरकाशी में। अगला देखिए दोस्तों, काफी इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता भी चुका हूं। और अभी देखिए थांगला, डंगडीला, नीलंग और लमलंग, अभी दोस्तों अगर आप मेरे नवंबर मंथ की करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे, नवंबर या अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे, तो मैंने वहां पर आपको 4-5 बार बताया है नीलंगला घाटी कहाँ है, लमलंगला घाटी कहाँ है, डुंगरीला घाटी कहाँ है, ये दर्रे कहाँ है। तो ये कहाँ है बताइए, कहाँ है? ये दर्रे हैं, उत्तरकाशी में पड़ते हैं ये सारे दर्रे। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, मैंने आपको ये दर्रों के रूप में भी बताया हुआ है। और साथ ही करंट, अब देखिए दोस्तों ना, ये जो टॉपिक है ना, ये करंट अफेयर में आ रखा है, ये अखबार में पिछले महीने में ही अखबार में आया था ये, और आयोग ने वहीं से डायरेक्टली प्रश्न बना दिया है। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न भी आप कहेंगे। बाकी उत्तराखंड की सभी किताबों में भी ये दिया गया है, थांगला, रंगलीला, नीलंगला, लमलंग कहाँ है, दर्रे हैं। अगला है, निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। 27वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड से परास्त किया? तो देखिए 1815 में परास्त किया, आप लोगों को बताइए, संगोली की संधि हुई थी, उसके बाद में अंग्रेजों का यहाँ पे आधिपत्य हो गया था, ठीक है। 28वां प्रश्न काफी बेसिक सा क्वेश्चन कि कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी। और ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है ड्राफ्टमैन के एग्जाम पेपर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनंतपाल का धारसी शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? अब देखिए अनंतपाल का धारसी शिलालेख सभी को बताया, अनंतपाल का धारसी शिलालेख परमार का संबंधित है, अनंतपाल का धारसी शिलालेख, ठीक है। अगला है 90वां प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 51A में किया गया है। अगला है दोस्तों कि विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों होगा स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से अमेरिका मार के आए होंगे, लेकिन अमेरिका नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा क्या? डी, स्विट्जरलैंड। बाकी आंसर की में देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो देखिए धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, कहा गया सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय के बारे में बात की गई है, जबकि धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं की गई है। काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना कब कर दी? 1639 में। काशीनाथ ने काशीनगर, यानी कि क्या आप समझ रहे, काशीनगर का मतलब क्या है? काशीपुर की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग अगर आपके पास में होता तो आप ये प्रश्न बिल्कुल सही करके आते। 1639 में काशीनाथ ने काशीपुर नगर की स्थापना करी थी। आप बताइए काशीनाथ किसका अधिकारी था, क्या था, ये सभी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। अगला देखिए 94वां प्रश्न है कि 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 ईस्वी तक कुल कितने दिन होंगे? देखिए 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 को, देखिए दोस्तों इसमें आपको जो रिमेनिंग डे है वो जोड़ना है। देखिए 25 जनवरी इसको शामिल करते हुए जनवरी पे दिन बचे आपके कितने? 7, ठीक है। ऐसे फरवरी के दिन आप जोड़ेंगे, मार्च के जोड़ेंगे, अप्रैल को जोड़ेंगे और मई के जोड़ेंगे, उसके बाद में उसको 7 से भागा दे देंगे। 7 से भागा देने के बाद जितना आपका शेषफल बचेगा ना, वही आपके दिन शेष होंगे। वो कितने होंगे? कुल कितने दिन शेष होंगे? तो होंगे आपके 112 दिन शेष होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, आसानी से आपका प्रश्न सेव हो जाएगा। या सॉरी, नॉर्मली आपको क्या करना है ना, नॉर्मली क्या पूछा गया, देखिए कुल कितने दिन होंगे, आपको बस नॉर्मली ये दिन जोड़ने हैं, कोई 7 से भागा नहीं रहना है। जैसे जनवरी में 7 दिन बचे, फरवरी के बचे दिन जोड़ने हैं, मार्च के बचे दिन जोड़ने हैं, अप्रैल के बचे हुए दिन जोड़ने हैं, और मई में 15 मई तक आपको 15 दिन जोड़ देने हैं। जितना भी आपका आएगा तो आएगा आपका 112। ये आंसर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95वां कि उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 2009 में हुई थी। परीक्षा वाणी में भी डायरेक्टली दिया गया, काफी बार आपको कराया भी गया है प्रश्न, योजनाओं वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करता है केंद्रीय बैंक? तो केंद्रीय बैंक दोस्तों लोगों से जमा प्राप्त करने का कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो नोट निर्गमन का कार्य करता है, सरकार का बैंकर कहलाता है, अंतिम ऋणदाता होता है, लेकिन लोगों से जमा प्राप्त करने का कार्य नहीं करता है। अगला 97वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक HDI सम्मिलित करता है क्या प्रति व्यक्ति आय को? ठीक है, HDI।
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत 2009 से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि वीजीए का पूर्ण रूप क्या है, तो वीजीए का पूर्ण रूप है क्या, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1वां बड़ा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी, तो 25 सितंबर 2014 ईस्वी को भारत में मेक इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो ये थे दोस्तों आबकारी और बर्तन सिपाही एग्जाम पेपर के 100 प्रश्न। पेपर का लेवल कैसा था आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जैसे ही इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप लोग को इसके आंसर से भी अवगत करा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो बताइए दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।